तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, देखिए हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट, तो हमें उस टर्मिनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है, ये क्यों होता है। आप लोगों के कोई भी कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो फेसबुक वाले लोग हैं वो फेसबुक के ऊपर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि इससे का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं, ठीक है। तो ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली क्रिएटेड टू automate the manual office work with the collection of purpose built applications, ठीक है। आप देखते हैं कि जब हम एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो ऑफिस के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं हिस्ट्री के अंदर, तो पहले किस तरह से काम हुआ करता था, ठीक है। ऑफिस के फंक्शंस तो वही थे, ठीक है। एक ऑफिस है उसमें काम करें तो आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो आपने मेमो लिखने, ये सब कुछ पेपर पे लिखा जाता था। और अगर जो है पहले हाथों से लिखा जाता था, फिर टाइपराइटर आ गए। इसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रही तो हमारे पास डिफरेंट तरह की, आप कह लें कि हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास ईज ऑफ प्रोसेस आती गई, जिससे हमें समझना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो वही जो मैनुअल ऑफिस वर्क था उसी को ऑटोमेट कर दिया गया विद द पर्पस बिल्ट एप्लीकेशन। पर्पस बिल्ट एप्लीकेशन का मतलब है कि हर काम की जो है एक सेपरेट क्या कहते हैं एप्लीकेशन है जिसका एक पर्पस है, और उसका पर्पस किसी दूसरे के अंदर जो है वो आप कह लें कि वो स्ट्रेंथन करता है, लेकिन वो जम्बल्ड अप नहीं है, वो मिला जुला नहीं है। तो इस वजह से हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो हम सारी ऐप्स को थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऐप्स की बात करते हैं, ऐप्स क्या होती है तो आपको पता ही होगा कि यू ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन, सो यू हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट द व्हाट इज द एप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो each of the application in Microsoft Office serves at a specific knowledge और ऑफिस डोमेन such as सबसे पहले जो है Microsoft Word, ठीक है जी। तो ये एप्स की बात हो रही है। Microsoft Word जो है वो देखें, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा कंप्लीट ऑफिस सूट है, ठीक है। सूट का मतलब भी होता है कि उसके अंदर वो सारे ऑफिस के जो फंक्शंस होते हैं, इधर इट्स अ क्लरिकल वर्क, टेक्निकल वर्क हो गया, आपका डिजाइनिंग वर्क हो गया, तो वो सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि सारी एप्लीकेशन हम सब यूज कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, हर कोई जो है एक स्पेसिफिक लिहाज से जो है यूज कर रहा होता है एप्लीकेशन, ठीक है। और जैसे कि ये लीगल राइटर्स होते हैं, ठीक है, या ये जो कंटेंट राइटर होते हैं, उनका ज्यादा काम जो होता है वो वर्ड के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो वर्ड के ऊपर काम करते हैं। इसी तरीके से जो है आप कह लें कि जो फाइनेंस के लोग हैं, ACCA के लोग हैं, उनका ज्यादा काम उनका समवट वर्ड पर भी होता है पर एक्सेल पर भी होता है, लेकिन उनका मोस्टली टाइम जो वो एक्सेल पे गुजरता है। सिर्फ रिपोर्टिंग एंड पे, लेटर एंड पे वो वर्ड को यूज कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, पर आप कह रहे हैं कि लेवल के एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने की लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो है वो कहीं पे किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या पर्पस है जी, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या होता है, इट्स हेल्प यूजर टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी कि जिसमें अपना कुछ लिखना है तो वो आप जो है वर्ड के अंदर बनाते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या क्रिएट है सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स डाटा न्यूमेरिकल स्प्रेडशीट, ठीक है। पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन फॉर क्रिएटर प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। पब्लिशर जो है ये इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग मार्केटिंग मटेरियल। ये इलस्ट्रेटर उसी तरह तरीके से ही बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। और माइक्रोसॉफ्ट नोट वन जो है ऑल्टरनेटिव द पेपर नोटबुक, इट एनेबल यू टू यूज अ नीटली ऑर्गेनाइज देयर नोट, जैसे कि नोट पैड था उसी का नेम अब नोट बुक हो गया है। So the basic desktop application Microsoft Office available to use the online or from a cloud under a lighter Office web application and a full Office 365 वर्जन, ठीक है। Microsoft Office का 2016 ये लेटेस्ट वर्जन है विच इज कॉमनली यूज, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये कॉमनली यूज हो रहा है, ठीक है। और वैसे अब 2021 में जो है नया वर्जन आएगा जिसके अंदर ज्यादा जो न्यूज आ रही हैं
कि एक फीचर है थोड़ा सा सिर्फ इंटरफेस कलर वाइज जो है वो कहते हैं आइकन चेंज होंगे, और दूसरा जो है वॉइस रिकग्निशन का फीचर कह रहे हैं कि आ जाएगा, जो कि 19 और 20 में भी आ गया था। अब जिन्होंने मुझसे पूछा है जी, मुझसे जिया महन ने पूछा कि एमएस का कौन सा वर्जन है जो आप बता रही हैं, जी मैं 2016 ही बताऊंगी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है या इंटरनेशनल कॉमनली यूज हो रहा है। मैं कॉमनली का वर्ड यूज कर रही हूँ, तो प्लीज, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यही ही इस्तेमाल हो रहा है, कॉमनली का वर्ड है। तो 16 सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जिनके कुछ लोगों के पास अपडेट भी अपग्रेड वर्जन भी है, लेकिन 2013 के बाद से लेके अब तक जितने भी आए हैं फंक्शनैलिटी वाइज सब सेम है, किसी के अंदर किसी भी तरह की कोई क्या कहते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी वाकया नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है इससे वर्जन से ज़्यादा सब जो मेन चीज़ है वो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसका यूजेज है कि उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा क्या कहते हैं काम किया जा रहा है, रादर देन कि हम इस चीज के ऊपर ही पड़े रहेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो 2000 अगर आपके पास 13 है, आपके पास 16 है, या आपके पास आगे वाला है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। सबके अंदर जो फंक्शंस है वो सेम है, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 2007 है तो फिर आपके पास काफी चीजों की डिफ्रेंसिएशन आ सकती है। तो 13, 16 और उससे ऑनवर्ड्स अगर आपके पास तीनों में से कोई भी है तो इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। मैं इस कोर्स के अंदर फोकस करूंगी क्योंकि कॉमनली 16 यूज हो रहा था, तो मैं 16 ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक वही यूज हो रहा है। जब अपडेटेड वर्जन आ जाएगा तो हम उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, अभी करंटली अपडेटेड वर्जन यही है तो यही यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो ठीक है जया, आपका मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कर दिया, ठीक है। सो ऑफिस 365 मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी क्यों कहा गया है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई लिखना चाहता है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है, कोई चैट में भी लिख सकता है कि कैसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। इस चीज के ऊपर क्या कहते हैं फोकस करना है। अच्छा जी, मेरा आपसे जो कि इस वक्त सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं और हमारे जूम के ऊपर अवेलेबल है, तो वो प्लीज़ लिंक शेयर कर दिया गया है, तो प्लीज़ इस लिंक के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगा दें। फेसबुक वाले जो हैं वो भी अगर अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो आप जो हैं प्लीज़ आ जाएं और हमारे क्या कहते हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं जी मोहम्मद जुहैर, मुझे पता है आपको भी रीडिंग करनी आती है, मैं भी स्टार्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो है आप अटेंडेंस लगा लें, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि यूजेज की, ठीक है। अगर हम कोविड से पहले भी देखें या कोविड के बाद भी देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ वी आर इन न्यू नॉर्मल। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ों के डिफरेंस आया है, ठीक है। आज से पहले हम ऑफिस जाया करते थे, हम ऑफिस पर ही काम किया करते थे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे होते थे, तो हैंड रिटन असाइनमेंट भी कहीं ना कहीं समहाउ एक्सेप्ट कर ली जाती थी, ठीक है। कुछ टीचर्स जो थे वो लेना पसंद करते थे, कुछ समहाउ जो है क्लास एक्टिविटीज। लेकिन जब से कोरोना आया तो क्या क्या मेजर चेंजेस आई इन एजुकेशन फील्ड, इन एवरी फील्ड, ठीक है। सेक्टर के अंदर तो हम यूज कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग जो वो कहते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों को जो है उसकी जो है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई चीज़ खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखी है और एक आपने चीज़ जो है खुद पेज के मतलब टाइप करके रखी है, तो किसको पढ़ना ज़्यादा आसान होगा? जो आपने टाइप किया है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री होगी, डिसिप्लिन होंगी वो चीज़ें, तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफिस मैनेजमेंट की क्या है जी? ये इजी टू यूज है, टाइम सेविंग है, मोर प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल है, कॉस्ट सेविंग है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है और इजीली शेयरिंग है, ठीक है जी। तो इसका जो है हमें ये फायदा है, ठीक है। आप आज से पहले अगर आपने देखा हो कि आप पाकिस्तान में अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे में जाने का आपका गालिबन आइडिया हुआ हो तो जी ये जूम के ऊपर अटेंडेंस का लिंक है, तो ठीक है। तो आपने जो है सबसे पहले
आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये इजी शेयरिंग है। इस वक्त किस सेक्टर के अंदर जो है ये ऑफिस मैनेजमेंट यूज हो रहा है, तो यू नेम द सेक्टर और ऑफिस मैनेजमेंट यूज हो रहा है। तो ये कुछ जो है मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। अब हम अपनी प्रैक्टिकल साइट के ऊपर आते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा आज कोर्स का कोर है, ठीक है, कि हमने इसकी प्रैक्टिकल देनी के बारे में बताना है। तो ऑफिस मैनेजमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हर एप्लीकेशन को एक स्पेसिफिक कलर दिया हुआ है। तो वर्ड को उन्होंने जो है ग्रीन कलर दिया है, पावर पॉइंट को जो है ये कैरेट रेड सा कलर दिया हुआ है, और एक्सेल को उन्होंने ये ग्रीन कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वर्ड के बारे में बताऊंगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इस तरीके से हमारे पास ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। ये इंटरफेस आपको सबको नजर आ रहा है, ठीक है जी। आप मुझे बता दें आप लोगों को इंटरफेस नजर आ रहा है? हाँ जी। चलें जी, ठीक हो गया जी। जो ये नए आ रहे हैं प्लीज अटेंडेंस लगाते जाएं जी। एक्सेस जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। वो ठीक है, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि इट्स अ करंट वर्जन ऑफ 2019। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोस्टली यूज जो हो रहा है वो 16 हो रहा है, ज़्यादातर सिस्टम के अंदर 16 है, और 19 के अंदर से वॉइस रिकग्निशन का फीचर है। बाकी सारे एप्लीकेशन वाइज वो सेम है, ठीक है। तो अब आप जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आप वर्ड को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरफ हमारे वो सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि हमने खोले होते हैं, जिनके ऊपर हमने काम किया। और यहाँ पर जो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ जाते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज है, कुछ गिने चुने मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये रिज्यूमे के कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ये ब्रोशर्स के हैं, रिपोर्ट्स के हैं। तो काफ़ी तरह के, अगर आपने खुद से आपने खुद से जो है अगर किसी का ठीक है, वो आपने जो है क्या कहते हैं इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने जो है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पर काम करना है तो आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है क्या कहते हैं खुद से क्रिएट करना है, खुद से एडिटिंग करनी है और अपना टेम्पलेट खुद डेवलप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जी मुनीब, आपका क्वेश्चन है कि एक्सेस वालों ने बनाया क्यों है? जी उन्होंने बनाया है डेटाबेस मैनेजमेंट का। डेटाबेस मैनेजमेंट हर कोई यूज नहीं करते, ये ज्यादातर जो है कंप्यूटर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले और ये BS CS वाले बच्चे डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज करते हैं और एक्सेस को यूज करते हैं, ठीक है। हर एप्लीकेशन की मैंने आपको जैसे बताया कि अपनी फंक्शनैलिटीज और उन फंक्शनैलिटीज को यूज किया जाता है। जो कॉमनली सब यूज करते हैं वो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और आउटलुक है, ठीक है। पब्लिशर नहीं कोई यूज करता, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने आज आपको बताया, ठीक है। एक्सेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड के लोग करते हैं, ये उनके कोर्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हर एक को पढ़ाया। ये जो कोर्स है PNY का ऑफिस मैनेजमेंट, ये सिर्फ कॉमनली ऐप जो कि यूज हो रही हैं ये उनके बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। तो ये ऑफिस मैनेजमेंट की अगर ये आपसे रेलिवेंट है तो आप अटेंड कर लें। अगर आपकी एक्सेस की है तो मैं आपसे माजरत करूंगी कि जो सिर्फ एक्सेस का सोच के हैं तो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रही। हम ऑफिस मैनेजमेंट में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को बनाएंगे। तो प्लीज डोंट ब्लेम मी और माइक्रोसॉफ्ट फॉर दिस रिगार्ड, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के और अगर आपने वो करना है तो आप PNY से कांटेक्ट कर सकते हैं और उस रेलिवेंट कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो जैसे ही आप वर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरफेस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉमनली पेज है एक, ये आपका जो ये ब्लिंक कर रहा है ये आपका इंसर्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने
लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर ये पूरा रिबन है। रिबन के अंदर हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि आप यहाँ पर वो चीजें यूज कर सकते हैं जो कि आप कॉमनली जिनको यूज करते हैं वो उनको यहाँ पर आप एड ऑन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार का जो है पर्पस है, ठीक है। और उसके साथ अगर आपके सवाल हैं तो आप अपने सवाल भी मुझे बता दें, मैं आपके सवाल साथ साथ लेती जाती हूँ। ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप जो भी करते हैं कॉमनली इसके अंदर अंडू, रिपीट और सेव की जो फंक्शंस है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से कोई ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है, अगर आपने ऐड करना है तो आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, आप इस एरो पे क्लिक करें और ये देखें आपके पास मल्टीपल कमांड्स आ रही है। तो आपने जो भी कमांड आपने ऐड करनी है वो आप कमांड इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। तो ये हमारे पास ये डिफरेंट टैब्स, हम वर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन से टैब अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे पास फाइल का है, ठीक है, जिसके अंदर आपने न्यू खोलनी है, ओपन करनी है, सेव करनी है, डिफरेंट वर्जन में सेव करनी है, पीडीएफ में सेव करनी है। वो अब हमारे पास होम टैब है, हमारे पास इंसर्ट टैब है, हमारे पास डिजाइन टैब है, हमारे पास पेज लेआउट टैब है, हमारे पास रेफरेंस टैब है, हमारे पास मेलिंग टैब है, हमारे पास रिव्यू टैब है, हमारे पास व्यू टैब है। तो ये कुछ टैब्स हैं। इन टैब्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। तो अगर हम सीक्वेंसिंग करें तो हमारे पास आता है टैब, ग्रुप, कमांड, ठीक है। तो अगर हम होम टैब के अंदर कौन कौन से हमारे पास ग्रुप है, तो हमारे पास क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, हमारे पास फॉन्ट का एक ग्रुप है, हमारे पास पैराग्राफ का एक ग्रुप है, हमारे पास स्टाइल का एक ग्रुप है, हमारे पास एडिटिंग का एक ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इंसर्ट टैब में जाते तो किस तरह के हमारे पास ग्रुप है, तो हम वो किस तरह के हमारे पास ग्रुप है। हमारे पास इंसर्ट टैब में पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशंस है, ऐप है, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, ठीक है। डिजाइन के अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है। डिजाइन जो है हमारी पूरी रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट की जो हमारी क्या कहते हैं जितनी भी फॉर्मेटिंग है, जैसे मैंने आपको कहा कि टेम्पलेट क्रिएशन है। जब हम कंपनीज के अंदर होते हैं तो हर कंपनी का अपना एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर आप क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो वो सब कुछ आप डिजाइन टैब के अंदर बनाते हैं। पेज लेआउट के अंदर आपकी सारा पेज सेटअप है, पैराग्राफ है, अरेंज है, ठीक है। रेफरेंस टैब के अंदर आपका जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, आपके फुट नोट, एंड नोट्स आ जाते हैं, आपकी साइटेशन, बिब्लियोग्राफी आ जाती है, कैप्शंस आ जाते हैं, इंडेक्स आ जाती हैं, ठीक है, अथॉरिटी आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी ठीक है। तो आप जो है रेफरेंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अटेंडेंस शेयर की हुई है जी, अटेंडेंस का लिंक आप शेयर कर दें। अगर कोई जो है फेसबुक पर भी शेयर कर दे कि लोग वहां से अटेंडेंस लगा दें तो प्लीज लगा लें, ठीक है। तो कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, मेलिंग है आपकी, जैसे कि मेल मर्जर होता है, आपने मल्टीपल ऑडियंस को एक ही सिंगल ईमेल करनी है, लेकिन सबका जो क्या कहते हैं एड्रेस हो, यानी कि नेम और वो स्पेसिफिक हो, वो उस रेलिवेंट बंदे के हो। जब आप मैस मेलिंग में जाते हैं वो आप कर सकते हैं, आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके अगर वर्ड से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं तो वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, लिखना शुरू कर दें, मैं आंसर करती जाऊंगी साथ। रिव्यू टैब के अंदर है, आपके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट है, ट्रैकिंग है, चेंज है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। व्यू के अंदर आपका व्यू है, शो है, जूम है, विंडो है, एंड मैक्रोज है। तो ये कुछ हमारी थी सीक्वेंसिंग, जिसमें हमारा आता है टैब के अंदर बाद हमारे ग्रुप के बाद हमारे पास आती है कमांड, ठीक है।
तो हम थोड़ा सा होम टैब को देखेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सब टैब्स को देखूंगी। मैं फिर कह रही हूँ अगर आप लोगों के सवाल आते हैं तो वो करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप से फायदा उठा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मैं विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारा चाहिए। पाकिस्तान जो भी हमारे पास आ गया है, आई डोंट नो, एक मिनट जी, ये रहा। तो हम विकीपीडिया से जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। चलिए मैं कर देती हूँ, किसी और का अगर कोई सवाल है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा साथ साथ, ठीक है। पहले मैं जो सीक्वेंसिंग है वो लेके चलूंगी। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे ही हमने कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया है कहीं से भी, तो हम उसको कितने टाइप्स की पेस्टिंग है जो हमें वर्ड के ऊपर अवेलेबल होती है। जैसे ही मैंने कॉपी किया, Ctrl+C भी है वैसे, आप क्लिक करेंगे राइट तो आपको वहां से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जब मैंने पेस्ट किया तो सबसे पहले आया कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जहां से मैंने कॉपी किया तो उस सोर्स की ही फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो होता है वो हमारा कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग होता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा होता है वो हमारे पास होता है, ठीक है, मर्ज द फॉर्मेटिंग के कुछ जो है, जैसे कि राइटिंग स्टाइल जो है वो इधर का हो जाए, लेकिन जैसे कि जो जो चीजें उधर उसकी पंक्चुएशन एंड कलर एंड एवरीथिंग जो है वो वहीं पे रहे। और लास्ट में जो हमारा होता है कीप द टेक्स्ट ओनली, ठीक है। तो उसमें ये सिर्फ होता है कि जो मर्जी फॉर्मेटिंग थी उस सोर्स की जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया है, लेकिन उसके सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी किया जाए, उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी ना किया जाए। तो इस तरीके से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये आपको विजिबल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आप कॉपी कर लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। हमने एक ये कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब आपने देखा हो कि मैंने कॉपी किया तो ना इसने ऊपर लिखा है, ठीक है, ना इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, साइडों पे भी नहीं लिखा, और सब पे जो है एक तरह के मार्जिन है। तो ये जो होते हैं इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो कितना मार्जिन होता है, 1 इंच अप, 1 इंच बॉटम, 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच राइट, ठीक है। तो ये जो है एक डिफॉल्ट मार्जिन है। जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप कॉपी पे लाइंस लगाया करते थे, तो आपने पेज के ऊपर भी नहीं लिखना था और साइडों को भी नहीं लिखना था और गिवन स्पेस के अंदर लिखना था। तो इसी तरीके से वही सारे रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास अब हम जाते हैं अपने दूसरी क्या कहते हैं फॉन्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपका डिफॉल्ट फॉन्ट आ जाता है। वैसे तो कैलिब्री है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में खुद से अपना थीम बनाया। वैसे तो कैलिब्री होता है लेकिन मैंने कैमरिया बनाया हुआ क्योंकि मैंने थोड़े से टेम्पलेट के ऊपर काम करती रहती हूँ, तो मैं इस टेम्पलेट पर काम कर रही होती हूँ, ठीक है जी। तो ये है सबसे पहले आपका, देखें अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ गया, बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है, हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो किस तरह की हेडिंग्स होती हैं, क्या क्या हो सकता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये डिफरेंट तरह की आपके पास जो है फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। कॉमनली यूज होता है वो कैलिब्री होता है, टाइम न्यू रोमन होता है, कैम्ब्रिया होता है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, आपने जो भी यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉन्ट साइज है, ठीक है। अब ये बात याद रखिए कि सारा फॉन्ट साइज हमेशा से एक नहीं होता। जब आप खुद भी स्कूल में पेपर दिया करते थे तो आपकी हेडिंग्स हमेशा मार्कर से लिखा करते थे और टेक्स्ट हमेशा पेन से लिखा करते थे। तो इसी तरीके से जब हम, क्योंकि हेडिंग हमेशा प्रोमिनेंट होती है और बॉडी टेक्स्ट उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है, हम उसके ऊपर जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी हेडिंग लिखनी है क्या क्या होगी, मैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। जो ये हमारे पास इधर भी हैं, अगर आप लोगों के भी सवालात हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, आपने मैंने इसको हाईलाइट किया या मैंने अगर लिखना भी है तो यहाँ से भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 ए है। फिर हमारे पास जैसे कि हेडिंग्स आप मोटे से लिखा करते थे तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप कोटेशन यूज करें तो आप उसको इटैलिक कर सकते हैं, या अगर आपने हेडिंग को अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, आपने उसकी करेक्शन दिखानी होती है तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यानी कि बीच में लाइन लगा देते हैं, इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई भी वर्ड को बताना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि फर्ज करें कि कोई वर्ड है, ठीक है। फर्ज करें कि मैंने लिखा कि PNY ट्रेनिंग्स, ठीक है। अब मैंने PNY ट्रेनिंग्स लिखी है, अब मैं इसके साथ ही थोड़ा सा रेलिवेंट टेक्स्ट भी लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। तो PNY ट्रेनिंग के मैंने ब्रैकेट में लिखा कि बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख लिया, तो ये मैंने छोटा करके लिखा, तो ये मैंने यहाँ से लिखा, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। द वेरी स्मॉल टाइप लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक और जैसे डेट लिखी जाती है, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉर्मली डेट लिखी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि 23 ठीक है मार्च। तो अब ये आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है 20, जैसे ये 3 है तो आपने इस 3 को अगर लिखना है तो आप स्पेस बार भी कर सकते हैं, वरना आप ये करके इसको ऊपर करते हैं तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है, द वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबव द लाइन, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जो है चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास अगर आपने कोई फैंसी कलर फॉन्ट लेना है, उसको आउटलाइन करना है, तो ये फीचर्स अवेलेबल है। अगर आपने किसी चीज़ को जो है हाईलाइट करना है तो ये अवेलेबल है। अगर आपने टेक्स्ट की राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है तो ये आप अपने टेक्स्ट के कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप अगर फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट टैब फॉन्ट ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अब देखें कि सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि लिखना ही ज़रूरी नहीं होता, लिखने के साथ आपकी फॉर्मेटिंग भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने ये देखा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका इंग्लिश हमेशा उल्टे हाथ से लिखी जाती है और उर्दू हमेशा सीधे हाथ से लिखी जाती है। तो वो कैसे आप लिख सकते हैं, वो ये आपके अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट जस्ट लाइन और जस्टिफाइड, ठीक है। तो अगर आपने जो भी करना है वो, उसके बाद देखिए हमारे टेक्स्ट में सिर्फ हमारी रिपोर्ट में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, कोई भी चेकलिस्ट हो सकती है, तो उसके लिए आप बुलेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सिंबल बुलेट्स अवेलेबल हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल बुलेट्स अवेलेबल है, सिंबल बुलेट्स, ठीक है। तो ये ठीक है। तो आपके पास ये मल्टी लेवल बुलेट्स अवेलेबल है, आपके पास ये नंबर बुलेट्स अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास जो है ये बुलेट्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ये डबल स्पेसिंग अगर आपने करनी हो तो ये आपके पास डबल स्पेसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ऊपर। आपने ये तो हमारे पास होगी। अगर आपने लाइन स्पेसिंग करनी हो कि एक लाइन से दूसरे में जैसे एक उंगली का फासला रखे तो 1.1, 1.15 और 1. आप कह लें कि 1.1, 1.15 और 1.5 जो है ये नॉर्मल है। इसके अलावा की जो होती है वो ज़्यादा में आ जाती है, तो नॉर्मली आप इतनी ही रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कलर करना है किसी स्पेसिफिक लाइन को या पैराग्राफ को तो यहाँ इस डब्बे से आप कलर कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉक ऐड करना है तो आप ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपने जी नॉर्मल लाइन स्पेसिंग जो है वो आपकी 1 और 1.15 और 1.5 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है सॉर्टिंग होती है, मैं आपको थोड़ा सा सिखा देती हूँ। देखिए फर्ज करें कि जैसे हमारे पास है अली, मैं थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आना इजी हो जाए, ठीक है जी। तो जैसे हो गया अली, जिशान, फरा, हिबा, ठीक है, अमजद, मिनाल, ठीक है। अब ये नाम मैंने रेंडमली रखते हैं। अगर मैंने इनको सॉर्ट करना हो तो मैं कैसे सॉर्ट करूंगी, तो मैं इन सबको बस सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। ये जो है हमारा सॉर्ट का बटन है, मैं सॉर्ट पे रखूंगी और मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या सॉर्ट करना है, पैराग्राफ सॉर्ट करना है, हेडिंग सॉर्ट करनी है, फील्ड मैंने पैराग्राफ करना है क्योंकि ये पैराग्राफ, टेक्स्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो मैंने जिसके अंदर भी करना होगा मैं उसको कर लूंगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में कह देती हूँ। और मैंने इसको जैसे ही किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सॉर्टिंग हो गई। तो आप इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका पैराग्राफ है। उसका बाद स्टाइल के आगे जैसे मैंने आपको हेडिंग का बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास प्री हेडिंग्स अवेलेबल। अगर हमारे पास हेडिंग 1 है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ की हेडिंग है, जैसे कि आपको एग्जांपल बताती हूँ कि फर्ज करें कि आपके पास ये हेडिंग है और हमने इसको नंबर देना है, तो नंबर देने के लिए हमें मल्टी लेवल ये वाली हेडिंग्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसका नंबर रीसेट कर दिया 1 से, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा PNY ट्रेनिंग, या मैं इस तरीके से आपको लिख के बताती हूँ, PNY ट्रेनिंग छोड़े, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद लाहौर, लाहौर के बाद जौहर टाउन, ठीक है। ये रेड रेड का मतलब है कि जो स्पेलिंग अगर आपके गलत हो या उसकी डिक्शनरी में अवेलेबल ना हो, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स का है तो जो डिफ़ॉल्ट उसकी आप कह लें कि फीचर है, लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश है, ठीक है जी। तो उसके अलावा जो इनकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होते तो फिर वो आपको ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है, ठीक है, जैसे कि ये फिर आगे हेडिंग 5 हमारा आ गया PNY कैंपस, ठीक है, JT ब्रांच, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने डिफरेंट हेडिंग डाली हैं। अगर आपने बुक्स भी देखी हो, ठीक है, अगर आपने बुक्स देखी हो तो बुक के अंदर जो चैप्टर होता है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से सीक्वेंसिंग जी, ये मैं आपको बता देती हूँ जी। देखिए फ्रीलांसिंग के अंदर ये भी मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो देखिए फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप काम की बात करते हैं तो देखिए फ्रीलांसिंग के अंदर हर तरह का ही काम आ रहा होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी क्या नीश है, ठीक है। आप किस तरीके से, वर्ड का बहुत काम है, पावर पॉइंट का भी बहुत काम है, एक्सेल का भी बहुत काम है, तो आपकी नीश क्या है, ठीक है। तो मेरा काम तो आपको इस स्किल को सिखाना है। अब इस स्किल का यूजेज आपके ऊपर है कि आपने कैसे यूज करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूजेज आपके ऊपर है। अगर आप एक स्किल के ऊपर पूरी कमांड लेंगे तो आप फिर जाके काम कर सकते हैं। अब आप ये तो नहीं हो सकता कि आपने जो एक चीज़ मैंने बता दी आपने कहा कि सिर्फ वही सिखा दें और उसके बाद आपको अगर उसका काम नहीं आया और उसके अलावा कोई काम आ गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्ड और पावर पॉइंट का हर तरह का काम अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये है कि आप इसको स्ट्रीमलाइन करें कि आप पहले स्किल को सीखें, उसको प्रैक्टिसाइज करें और वर्ड फिर फ्रीलांसिंग के क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर इसके काम करें, ठीक है। तो ये हमारी जैसे आप बुक्स में देखते हैं तो हेडिंग्स आ जाती है, तो इस तरीके से आप हेडिंग्स ला सकते हैं। ये स्टाइल हेडिंग्स के यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं। जैसे अगर आपने कोटेशन लिखनी है, आपने टाइटल लिखना है, आपने बुक की रेफरेंसिंग लिखनी है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास एडिटिंग फीचर है कि अगर आपने देखिए जब हमारे पास
थाउजेंड ऑफ पेजेस की रिपोर्ट होती है तो आप हर पेज पे तो नहीं जा सकते, तो अगर आपने कोई चीज फाइंड करनी है तो आप कंट्रोल F कर सकते हैं और आपने जो भी फाइंड करना है तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सर्च करना चाहती हूँ तो मैं आराम से एंट्री मारूंगी और वो मुझे बता देगा कि 11 जगह पर पाकिस्तान का वर्ड यूज हुआ है, तो वो मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं तो रिपोर्ट्स के ऊपर जो है आपको क्या होता है कि एक ही रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो आप कैसे करते हैं, वो फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर करते हैं। कि फर्ज करें कि मैंने वर्ड ब्रिटिश को यूएसए से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने ब्रिटिश वर्ड लिखा, उसके जो स्पेलिंग है, जैसे स्पेलिंग है आपने वैसे स्पेलिंग ही लिखने हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेंज नहीं करने आपने। ठीक है जी, और मैंने ब्रिटिश को यूके के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं उसे कहूंगी कि आप सारी जगह पे जहां जहां ब्रिटिश यूज हुआ है उसको आप यूके से कर दें, तो वो इस तरीके से जो है उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रिप्लेस मेरे पास आया कि वी हैव मेड, वो फिर भी हमसे पूछता है कि फ्री रिप्लेसमेंट है तो हम कर सकते हैं, तो वो उन्होंने कर दी। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कहती हूँ यस। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जहां पर भी अब हम इसको चेक करने के लिए भी देख सकते हैं जी, ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस की ये एडिटिंग के अंदर जो है, ये एडिटिंग के अंदर जो है ये देखिए ये फाइंड है और ये रिप्लेस है, आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट के अंदर अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इंसर्ट के अंदर देखें आपका कवर पेज है, आपकी रिपोर्ट का हमेशा कवर पेज होता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप कवर पेज को ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कवर पेजेस अवेलेबल है, आप सिर्फ उसको इंसर्ट करते हैं और उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पे जैसे कि ये ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पेज ब्रेकर चाहिए तो आप पेज ब्रेकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब टेबल की बात हो गई जी। टेबल के हवाले से मेरे पास कुछ सवालात आ रहे हैं, तो जी जिसने भी टेबल के हवाले से जो जो सवाल पूछना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे या मुझे चैट में लिख दे, तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ। ठीक है जी, मैं जरा सवाल ढूंढ लूँ कि वो सवाल क्या था उसका। जी, तो सवाल था कि मैम टेबल बना के दिखा दें और टेक्स्ट सेंटर में हो। तो जी टेबल बनाने का तरीका ये टेबल है और इसमें टेबल बनाने के हमारे पास 3 से 4 एक तो ये है कि आप यूं करके जस्ट सिंपल अपनी रो सेलेक्ट करें। ये हमारी जो है कॉलम, ये रोज होती हैं और ये जो नीचे है ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो आपने जितनी भी बनानी है आप सेलेक्ट कर लें, मैं इस वक्त 3 ही लूँगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना सेलेक्ट किया, क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने अपना टेबल सेलेक्ट किया तो आपने देखा होगा कि मेरे पास एक दो तरह के टैब्स ओपन हो गए, डिज़ाइन टैब एंड लेआउट टैब। तो डिज़ाइन टैब और ये हमारे कॉन्टेक्चुअल टैब होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल ये देती हूँ कि देखें, फर्ज करें कि आपके पास एक कमरा है। ठीक है, तो कमरा जो है वो आपका लेआउट है। ठीक है, इसी तरीके से टेबल में आपका कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होंगी, कितनी ऊपर होंगी, किस तरीके से होंगी, मर्जर यूज करना है आपने, जो स्प्लिट सेल यूज करना है आपने, क्या क्या यूज करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपने कुछ सॉर्ट करना है, आपने कन्वर्ट करना है इनटू टेक्स्ट, आपने किस चीज को कैसे रखना है वो आपने इधर डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं हमारे लेआउट टैब के अंदर, जो कि विद रेफरेंस टू टेबल टैब ओपन हुआ है। तो आपके पास ग्रिड व्यू है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है, डिलीट अ सेल, कॉलम, रो या पूरा टेबल डिलीट करना है वो, अगर आपने कोई अबव करनी है तो ये, बिलो करनी है तो ये, अगर आपने राइट करना है, लेफ्ट करना है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अभी मैं 3 पर ही रहती हूँ। अब डिजाइनिंग ये हमारा हो गया लेआउट। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वो स्प्लिट टेबल करना है, अगर आपने सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो फिट करना है, आपने टेबल के हाइट और विड्थ को करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन है, आपने किस तरफ रखना है, आपने सेंटर में डाटा लिखना है, आपने लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, अपर में लिखना है, मिडल में लिखना है, वो टेक्स्ट की डायरेक्शन है, आपने हॉरिजॉन्टल लिखनी है, आपने वर्टिकल लिखनी है, आपने किस तरीके से लिखनी है, आपके सेल के मार्जिन है वो आपने सेट, अगर आपने सॉर्ट करना है तो वो सारा कुछ आप
कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, नेम और मार्क्स, ठीक है। तो हमसे मुनीब ने सवाल पूछा था कि मुझसे सवाल पूछा था कि मैम हमें टेबल बना के दिखा दें और सेंटर में टेक्स्ट सेंटर में है। तो जी ये देखें, ये मैंने लिखा, ये अभी लेफ्ट अलाइंड है। अगर मैंने इसको सेंटर में करना है तो मैं सारे को सिलेक्ट करूंगी और ये ले सेंटर में हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हमारा सीरियल हो गया, ठीक है, जैसे कि 1 2 एंड 3 नेम आ गया, हिना, अली और अकबर, ठीक है जी। मार्क्स आ गए 50 66 ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेबल बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है जी हमारा अगला सवाल है, इशबा खान का टेबल में अगर ब्लॉक बनाने हो और अगर ब्लॉक ज़्यादा करने हो टेबल में तो वो कैसे करेंगे, लाइन कैसे लगाते हैं टेबल में, लाइन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, जी मुझे आपकी, मैं सवाल को समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें जी, ये आपका वो है टेबल आ गया जी। अब आपने टेबल के अंदर और सेल, तो ये आपके स्प्लिट सेल होते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये आपने एक ही टेबल के अंदर ज़्यादा सारे कॉलम्स ऐड करने हैं या रोज ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसको हम जैसे ही ये करेंगे तो ये देख लें जी, तो ये एक कॉलम के अंदर हमारे मल्टीपल बॉक्सेस हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये आपके ऊपर, अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा जो थी मैंने कॉलम थे, अगर मैं अब रो क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं, ठीक है, तो 6 के करीब आप कर सकते हैं और मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देखें जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इनको ऑटो फिट कंटेंट कर दूंगी तो वो उसको फिट कर देगा एज पर द टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी कि लाइन कैसे लगाते हैं, तो जी वो डिज़ाइनिंग पार्ट का पार्ट होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो आपने लाइंस जो लगती हैं वो यहाँ पे नहीं लगती, वो हमारी शेप्स में लग रही होती हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग के पार्ट में जी। ऑटो फिट के अंदर अगर आपका टेक्स्ट और उसके इर्द गिर्द स्पेस है, तो अगर आपने वो स्पेस, इररेलेवेंट स्पेस को खत्म करना है, आप ऑटो फिट करें तो जितना आपका टेक्स्ट का साइज होगा उतनी ज़्यादा आपका वो ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अब तो आगे कि पहले हमने लेआउट पे बात कर ली कि किस तरीके से चीज़ें जो है, अब हमारे डिज़ाइनिंग की बात आती है, ठीक है। उसी रूम की तरफ जाते हैं कि आपके पास एक कमरा था, अब आपके पास वो कमरे में पेंट हो गया, उस कमरे के अंदर लाइटनिंग हो गई, आपने सारी चीज़ें कर ली। अब आ जाते हैं उसके डिज़ाइन, अब वो क्या कहते हैं, लेआउट आ गया, उसके डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं कि कमरे के पेंट का कलर कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, बेड किस तरफ पड़ा होगा, सोफास किस तरफ होंगे, एलसीडी किस तरफ लगेगी, पिक्चर्स किस तरफ लगेंगे, तो आपकी ये सारी चीज़ें, कर्टन्स किस कलर के होंगे, तो ये सारी आपकी डिज़ाइनिंग आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट तरह के कलर्स अवेलेबल है। तो आपने जो भी कलर लेना, हमेशा आपका हेडर टेक्स्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आपने इसमें शेडिंग करनी है तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक बॉक्स की शेडिंग करनी है तो आप इसके ऊपर शेडिंग के ऊपर जाके उस स्पेसिफिक बॉक्स को शेड भी कर सकते हैं। अगर आपने जो है अपने इसको मोटा करना है टेबल की लाइंस को, ठीक है, ज़्यादातर आपका ये देख लें जो कैलकुलेशन वाला होता है ना, जहाँ पे टोटल आता है, ठीक है। आपने कभी रिसीट भी देखी हो, जैसे आप बाज़ारों में जाते हैं तो वो भी एक टेबल ही की तरह का बना हुआ होता है, तो उसके अंदर भी आपने, उसके अंदर भी आपने जो है इसी तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपका टोटल होता है, हमेशा जो मेन टोटल होता है वो थोड़ा मर्जर में थोड़ा बोर्ड लिखा जाता है, तो इस तरीके से आप बोर्ड उसका बॉर्डर पेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपने दूसरी चीज़ की थी, तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका लेआउट टैब हो गया, ठीक है, ये एक तरीका था। उसके अलावा आपके पास ये है कि आप टेबल को खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। जैसे फर्ज करें कि ये और मैंने एक टेबल ड्रॉ करना है, तो ये देखिए मैं टेबल भी ड्रॉ, ये देखें, ये फर्ज करें कि मैंने लाइंस लगानी है और ये देखें मैं खुद से भी टेबल के अंदर सेल ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ही कुछ क्या कहते हैं, आपके पास स्प्रेडशीट अवेलेबल होती है कि आप क्लिक करें तो एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है, वहाँ पर आप टेबल बना लेते हैं और उसको जो है आप यहाँ पर अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने बना लिया, तो वही स्प्रेडशीट आपके पास ओपन हो जाती है और उसको आप इजीली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपने इंसर्ट करनी है। जैसे ही आप जाएंगे तो ये
अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, जो भी साइज़ रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं तो ये आप इसको इजीली ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने इसे ऊपर करना है, ये देखें आपने ड्रैग करना है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको वो करेंगे या यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा इजीली। ठीक है जी, तो उसमें भी आपके टेबल आप किसी भी तरह से बताएं विद रेफरेंस आपके 2 ही टैब ओपन होते हैं। फिर आपके पास ये कोई टेबल के कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल है, अगर आपने इनको यूज़ करना है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल के हवाले से सवाल थे। आई होप कि मैंने आपके आंसर को आपके जो भी सवालात थे उनको आंसर कर दिया। अगर फिर भी नहीं किया तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं उसको आंसर आपको कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है टेबल के बाद हमारे पास कुछ पिक्चर्स इलिस्ट्रेशन है, ऐसी कोई भी पिक्चर जो कि एक्सटर्नल सोर्स से हमारे पास आ रही है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके अगर सिस्टम में है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये मेरे सिस्टम में है तो मैं अगर सिस्टम में पड़ी हुई पिक्चर को इंसर्ट करना चाहती हूँ तो देखें जैसे ही मैं पिक्चर को तो फॉर्मेट आ जाएगा। अगर मैं उसका करेक्शन ठीक करना चाहती हूँ, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हूँ। तो एक एक्सेप्टेबल सी जो एडिटिंग होती है ना, जो एक एक्सेप्टेबल सी एडिटिंग होती है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई बहुत ज़्यादा वाली एडिटिंग की बात नहीं करी, मैं एक एक्सेप्टेबल। उसके अलावा आपके पास अगर करेक्शन करना चाहते हो, आप इसको पता ही है कि आजकल फ़िल्टर्स का दौर है, आप सभी फ़िल्टर यूज़ करते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपने जो है इसके ऊपर ये लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई भी जो है फिल्टर लगाना चाहते हो, पोजीशन ठीक करना चाहते हो, ये रैप टेक्स्ट होता है। ठीक है, इसको आप टाइटनिंग कर लेते हैं ताकि इजीली आपकी पिक्चर मूव हो सके। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर होता है कि कई दफ़ा जो है सेंटर में खबर होती है और साइड पर जो है टेक्स्ट होता है, तो वो कैसे आता है, तो वो भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ लगा के। जैसे कि हमारे पास ये डाटा है और अगर हमने यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, पहले ये फीचर था कि आपको सिस्टम में पिक्चर सेव करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है अगर आपके पास सिस्टम में नहीं है तो आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर सकते हैं। कि अगर हम पाकिस्तानी फ्लैग को करना चाहें, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अगर आप ऐड करना चाहें तो उसको भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो है आपने अगर कोई भी ऐसी क्या कहते हैं, अब इसको मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है, ठीक है, अब मैंने इसको ऐड कर लिया है तो मैं इसके जो है क्या कहते हैं, ये देखें, मैं रैप टेक्स्ट अगर कर लूँगी, ठीक है, कि मैं कहाँ पर इसकी पोजीशन रखना चाहती हूँ, कॉर्नर में रखना चाहती हूँ, मिडल में रखना चाहती हूँ, ठीक है, साइज़ में इसका थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है, ये देखें। और अगर मैंने इसको मूव करना है तो मैं इसको रैप करके टाइट कर लूँगी, ठीक है, तो मैंने इसको जहाँ भी मूव करना है मेरे लिए इजीली मूव हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक व्यू होता है। इस तरीके से आप अगर अपने पिक्चर को कहीं भी एडजस्ट करना है वहाँ पर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो है इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फिर आपके पास जो है अगर आपने कोई शेप्स ऐड करनी है, वो लाइन की बात कर रही थी कि अगर हॉरिजॉन्टल, तो वो शेप्स के अंदर होती हैं। अगर आपने टेबल में कोई भी लाइन ऐड करनी है, जैसे ये टेबल है, ये अगर आपने लाइन ऐड करनी है तो ये देखें ये लाइन है, ठीक है, अगर आपने लाइन ऐड करेंगे तो फिर आपके पास उसके डिज़ाइन और एक मिनट रुके जी, कोई बोल रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। रिमूव कर लें। आप अगर सवाल है तो चैट में लिख दें प्लीज। ठीक है, तो अगर आपने लाइंस लगानी है, जैसे कि मुझे एक सवाल भी आया था, तो वो आप लाइन लगाना चाह रहे, मैं एक नया टेबल बना के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे हमने टेबल बनाया और अगर आप इसमें लाइन ऐड करना चाह रहे तो वो शेप्स हमारे पास हैं, कुछ हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपके पास लाइन है, अगर आपने जी ये देखें, एक तो ये लाइन है आपके पास, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वैसे हमारे रो एंड कॉलम्स भी होते हैं, पर अगर आपने वैसी लाइन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं वो हमारी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी हाँ हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारी रोज होती है और वर्टिकल हमारे कॉलम्स होते हैं। जी मेरी आवाज कम आ रही है आपको? आई डोंट नो कि क्यों कम आ रही है जी, मैं तो उतनी स्पीडों में बोल रही हूँ। आई ट्राई कि मेरी आवाज़ ज़्यादा है। जी अब देखें, अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अगर आपने लाइन लगानी है तो ये हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंट तरह की शेप्स अवेलेबल है। अगर आपका जो है प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री से ताल्लुक है, या अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पर आपने फ्लोग्राम फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, वो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। फिर हमारे पास स्मार्ट चार्ट अवेलेबल है। ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, जैसे कि कंपनीज की हायरार्कीज होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने ऐड करनी हो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर हम प्रोसेस करें कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के उन्होंने टेम्पलेट्स एंड शेप्स दी हुई हैं, हमारे लिए इसको समझना ईजी हो जाता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं आ रही डिस्टॉर्शन, पर एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज़, जी मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है बिल्कुल, आई डोंट नो, मैंने चेक कर लिया है। अगर आपने प्रोसेस ऐड करना है, ठीक है, तो मैं वो आप इंसर्ट टैब में से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा एक और पेज ले लेते हैं, यहाँ पर हम अपना पेज ले लेते हैं, और हमने अगर इंसर्ट करना है कुछ, तो ये लें जी, स्मार्ट है, प्रोसेस है, और ये हमने अगर प्रोसेस जो है लिखना है, कि अगर हम कोई भी प्रोसेस लिखना चाहते हैं कि पहले आप उसको ऑन, जैसे कि कोरोना क्या कि हैंड वॉश, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा रहा है कि वेयर मास्क एंड 6 फीट सोशल डिस्टेंस लिख लें, ठीक है, 6 फीट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि मैंने आपको हमें पता चल गया कि कोरोना से बचने के लिए जी हमारा किस प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आपने, फिर इसमें भी उसी तरीके से फॉर्मेट और डिज़ाइन की कहानी शुरू हो जाती है। आपने इसको कलर करना है, आप कलर कर सकते हैं, आपने इसकी शेप्स चेंज करनी है, आप वो कर सकते हैं, आपने इसके स्टाइल्स को ऐड ऑन करना है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई शेप ऐड ऑन करनी है, आगे करनी है, पीछे करनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। मूव अप करना है, ठीक है, मूव डाउन करना है, क्योंकि ये प्रोसेस है, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर आपने इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। हमजा तनवीर, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज कैसे करें अगर स्किल हो? देखें, वो तो आप फ्रीलांसिंग का जो पीएनवाई का कोर्स है वो करें, क्योंकि आई एम नथिंग टू डू विद द फ्रीलांसिंग, ठीक है। वो आपका फ्रीलांसिंग का क्या अकाउंट क्रिएशन और कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वो फ्रीलांसिंग का हमारा सेपरेट कोर्स है, आप उसके अंदर जाएं, ठीक है। मैं तो ये है कि आज किसी को अगर पावर पॉइंट एक्सेल और वर्ड का स्किल चाहिए तो वो कैसे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अब वो लाजमी नहीं, सब टेक्स्ट नहीं होते, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 11 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 टाइप्स के चार्ट अवेलेबल है। मैं आपको बताते चलूँ कि आप जो है हमेशा से चार्ट्स वगैरह अपने मैट्रिक से पढ़ते आए हैं। चार्ट की हमेशा दो तरह के होते हैं, कैटेगरी और सीरीज के होते हैं। या तो चार्ट आपका सीरीज टू सीरीज होता है, कैटेगरी टू कैटेगरी होती है, कैटेगरी टू सीरीज होता है, ठीक है। कैटेगरी क्या होती है, ठीक है, कैटेगरी जैसे कि फर्ज कर ले कि मैं कहती हूँ कि अली अहमद हिन्ना, ठीक है, तो ये जो है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हैं तो इनकी ये सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि इनका जो है रोज 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ता है, ठीक है। तो ये अब मैं रोज 5 वक्त की नमाज जो है देख रही हूँ, ये सीरीज है, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे देखना, जो चीज रिकरिंग होती है, बार बार हो रही होती है, वो आपकी सीरीज होती है, ठीक है। तो कैटेगरी एक कंस्ट्रक्टिव या कंक्रीट होती है, जैसे आपके मंथ्स हैं वो आपकी कैटेगरी है, तो ऐसे ही कोई भी कैटेगरी हो सकती है। अब आपको पता है कि कॉलम चार्ट के अंदर किस तरह का डाटा आता है,
लाइन चार्ट के अंदर किस तरह का डाटा आता है, लाइन चार्ट के अंदर आपका सीरीज डाटा आता है, कैटेगरी और सीरीज का डाटा आता है, पाई चार्ट में आपका कैटेगरी डाटा आता है, बार चार्ट में आपका कैटेगरी और सीरीज में आता है, आपके वाई एक्सिस पर जो है वो कैटेगरी होती है, और ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूजेज चीजों का वही है, सिर्फ काम करने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो हम पाई चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये पाई चार्ट ले लिया, जैसे ही हमने पाई चार्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो गई, ठीक है। उसके अंदर हमने यहाँ पे लिख लिया नेम्स, ठीक है। मैं मार्क्स का बना रही हूँ, और ये मैंने वही अली, हिना, फरा, और जिशान, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे इनके मार्क्स लगा दिए, ठीक है जी। मैंने इनके टोटल मार्क्स लगा लिए जी। एक के 90 हैं, एक के 46 हैं, एक के 78 हैं, और एक के 45 है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे ही बना के इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी, क्योंकि पाई चार्ट हमेशा कैटेगरी पर ही बन रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो दो तरह के कॉन्टेक्चुअल टैब, उसी तरीके से फॉर्मेट एंड डिजाइन। फॉर्मेट के अंदर है कि मैंने कि कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं अगर मैंने कोई शेप इंसर्ट करनी है, मैंने कोई स्टाइल इंसर्ट करना है, मैंने अगर नहीं करना, ठीक है, वो करना है, मैंने फिल करना है, ठीक है, मैंने इसको कोई एडजस्ट करना है अपने टेक्स्ट के साथ। ये होता है ना कि हमने, अब आपने देखा होगा कि कोविड की रिपोर्ट्स आती है तो उसमें कितने ज्यादा टेबल्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये टेबल्स वगैरह तो देखे हैं ना, तो वो टेबल्स वगैरह इसी तरीके से बनते हैं, फिर आपने उसको बताना होता है, उसको डिफाइन भी करना होता है। देखिए, सिर्फ टेबल बनाना जरूरी नहीं है, टेबल के डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये टेबल बना रही हूँ, तो ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद डिजाइन के अंदर उसका भाई कलर्स वगैरह, ये हमारे पास क्विक लेआउट है किस किस तरह के। अब मैं जैसे ही लेआउट उसने किया तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे परसेंटेज में कर दिया, ठीक है। और ये कुछ डिजाइन अवेलेबल है कि आप ऐसे कर लें, तो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अब आप मुझे बताएं कि ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है आपके लिए, आप लिख के भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि ये जो टेबल आ रहा है, ठीक है, ये क्या इंटर कर रहा है। 17 है, 36, 33, 29, 21, तो ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेबल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है इंश्योर करना है कि टेबल को कैसे आपने इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से आपने लेके चलना है। ठीक है जी। तो आपने इसके ऊपर, ठीक है, तो अगर कोई बताना चाहता है तो प्लीज आंसर भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स बताए हुए हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स कितने स्कोर किए। तो हमने देखा कि ब्लू कलर में जो जी अली का है, तो 33% अली ने स्कोर किए हैं मार्क्स। हिना ने जो है वो 21 किए हैं, और लोएस्ट पे जिशान है जिन्होंने 17% मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा, तो हमने इसी चीज को डिस्क्राइब भी करना होता है। तो हमेशा आप याद रखें, यहाँ पे डिफरेंट तरह के टेबल्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं, तो मैं सारे नहीं बता सकती, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये करके आपने जिस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेना है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। और वो अगर आपने इंसर्ट करना है तो स्क्रीनशॉट आ गया और आप उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेडर और फुटर है, हमारी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर कुछ हेडर्स होते हैं और फुटर होते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी भी कंपनी के लेटर हेड्स देखे हो या रिपोर्ट कभी आपका पढ़ा हो, तो उसके ऊपर लेटर हेड के ऊपर कंपनी का लोगो लगा हुआ होता है, या आपका अगर कोई रिपोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो अगर आपने लिखना है तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हेडर होता है अब अपर पेज, ठीक है, PNY ट्रेनिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने लोगो करना है तो आपने इंसर्ट में जाके, अगर पिक्चर ऑनलाइन है, लोगो हमेशा हमारा वाटरमार्क होता है, PNG होता है। अगर आपने लिखना है, जैसे कि आजकल एक MG गाड़ी आई हुई, तो हम MG का लोगो लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि ये लोगो है, मैंने लगा लिया। हमेशा जो है राइट हैंड साइड पे आप लोगों को लगाएं, ताकि जो है आप लोगों के लिए इजी हो समझना, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड पर ज़्यादातर लोगो लगा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिपोर्ट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके साइज को छोटा करके
इतना बड़ा लोगो नहीं होता, लोगो हमेशा छोटा होता है। तो आपने लोगो, मेरा लोगो बड़ा हो गया है तो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने लोगो को छोटा कर लें। लोगों का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए आपका। ठीक है, इसको हमने, जैसे ही मैं इसको जो है डबल स्पेस करूंगी तो ये लोगो जो है हमारे हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा ये अगर आप कलर प्रिंट करेंगे तो ये कलर आएगा, वरना अगर आप इसको नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाते हैं। तो ये हमारा हेडर हो गया। फुटर जो एट द एंड ऑफ द पेज होता है, उसमें भी अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं और वो सारी चीजें आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आपने अगर कुछ भी चीज़ों को ऐड करना है या माइनस करना है या प्लस करना है, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, आपने जैसे पेज नंबर अगर ऐड करना है तो आप पेज नंबर ऐड कर लें। ठीक है, पेज नंबर के फर्स्ट पेज डिफरेंट करना है, इवन आउट करना है, शो द टेक्स्ट करना है। ठीक है, आपने जो भी करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है, अगर आपने क्विक पार्ट के ऑटो टेक्स्ट आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, ये सारा कुछ आ जाए तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। कई दफ़ा होता है कि हमें सिर्फ इंसर्ट में पेज नंबर ही चाहिए होता है, तो हम सिर्फ पेज नंबर, अगर आपको टॉप पे चाहिए, आपको बॉटम में चाहिए, आपको मार्जिन पे पेज नंबर चाहिए, आपको करंट पोजीशन पे सिर्फ पेज नंबर चाहिए, तो वो आप इजीली पेज ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपको, ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो है, ठीक है, पेज नंबर के बाद हो गया कि अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ जो है, जैसे कि बुक्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ से भी आता है, टेक्स्ट बॉक्स आपके पास यहाँ पर भी होता है। ठीक है, जैसे आपने साइड पे कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद भी आपका फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। आप टेबल का बैकग्राउंड कलर जो है वो का बैकग्राउंड, टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपना कलर, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर आप अगर टॉप पे बॉटम पे क्रिएट अ लिंक कर सकते हैं, अगर आपने उसमें लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, चार्ट एरिया को। ठीक है, द टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी लिंक बिकॉज इट्स, अभी उसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो आप वो सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने इसको कहीं ड्रैग करना है तो पोजीशन आप देख लें, कहाँ पर आप उसकी पोजीशन चाह रहे हैं वहाँ पर आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने स्कूल की बुक्स में देखा हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी, तो आप उस तरीके से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपने स्टाइल की हेडिंग्स को यूज किया हुआ है तो जस्ट सिंपली आप क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर और आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली हुई और आपने उसका सोर्स देना है तो आपने एंड नोट, फुट नोट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लिया तो उसका सोर्स भी आपने अवेलेबल आप साइटेशंस के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी पिक्चर टेबल डाला हुआ तो उसके फिगर को मेंशन करना लाजमी होता है। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर है कि अगर आपने स्पेल चेक देखने हो, आपने अगर किसी को रिव्यू दिया हुआ है और उसको चेक करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ये बॉक्स करके तो किसी भी कोई मिस्टेक है वो बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने व्यू टैब के अंदर देखना लेआउट, ये हमारा प्रिंट व्यू, आपने रीड मोड देखना है, आपने वेब व्यू देखना है, तो वो आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मोटी मोटी सी थी जो कि आप वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब हम पावर पॉइंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ये पावर पॉइंट पे मैंने स्लाइड्स भी बनाई हुई है, तो पावर पॉइंट के मोस्टली टैब तो सेम ही होते हैं। जैसे कि होम टैब में आपको पता है कि वही सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर वर्ड के अंदर पेजेस होते हैं, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरह की स्लाइड्स के लेआउट अवेलेबल होते हैं। तो किस किस तरह के स्लाइड्स के लेआउट होते हैं? हमारे पास टाइटल स्लाइड होती है, हमारे पास टाइटल कंटेंट होता है, हमारे पास ब्लैंक स्लाइड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी स्लाइड चाहिए तो हमने न्यू स्लाइड में जाके उसका लेआउट सेलेक्ट कर लिया। लेआउट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारी होती है टाइटल्स हेडिंग और उसके बाद हमारा आता है बॉडी टेक्स्ट। पावर पॉइंट के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो याद रखें कि पावर पॉइंट में हमेशा सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन में लिखा जाता है, बुलेट्स में लिखा जाता है, पूरे के पूरे जो हैं कॉपी पेस्ट नहीं की जाती चीज़ें। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है हमेशा वही इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। ठीक है, और इसके अंदर हमेशा कलर स्कीम के हवाले से हमेशा लाइट कलर बैकग्राउंड लें और उसके आगे डार्क आपकी राइटिंग होनी चाहिए ताकि वो एंगेजिंग हो। ठीक है,
इसके अंदर अगर आपने सेक्शन ऐड करने हैं तो आप सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने उसमें सेक्शन ऐड करने हैं तो आप सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ही स्लाइड है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है, जैसे कि फर्ज करें कि हम PNY के इंस्ट्रक्टर्स हैं और हमें जो है मिला हुआ है कि आपने जो है या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है और आपको मिला हुआ है कि आपने एक सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट्स बनाए हैं उन सब इंस्ट्रक्टर के बारे में आप लिखें कि उन्होंने आपको क्या क्या पढ़ाया उस सेशन में। तो आप एक ही स्लाइड लेंगे, उसके अंदर आप सेक्शन एड्रेस डालते जाएंगे और आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सेक्शन में फर्स्ट में आप नॉर्मल रखेंगे तो हर सेक्शन को आप अलग करके एक स्लाइड के ऊपर ही सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम आपके पास यहाँ पे जो है हमारा 44 हमारा बॉडी हेडिंग है और बॉडी टेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारे बुलेट्स ही होते हैं हमेशा। पावर पॉइंट के अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो बुलेट होता है। आप बुलेट भी बना सकते हैं, आप कस्टमाइज बुलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज बुलेट क्रिएट करने का तरीका ये, आप यहाँ नंबरिंग में गए, ठीक है। ये अगर आपने पिक्चर बुलेट बनाना है, जैसे मैंने MG का लोगो लिया था, मैंने वही MG का लोगो लिया, ठीक है, और मैंने इधर किया और मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो मेरी बुलेट्स में MG का लोगो आने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज बुलेट भी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिंग और वो सब चीज़ें उसी तरीके से है, डबल स्पेसिंग इसी तरीके से। अगर आप डबल स्पेसिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शंस अगर आपने चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, शेप्स यूज़ कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब भी सेम बिल्कुल जैसे कि वर्ड के अंदर होता है वही पावर पॉइंट के अंदर होता है, लेकिन एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि लोग समझते हैं कि वर्ड और पावर जो क्या कहते हैं आपका टेबल ऑफ क्या कहते हैं हेडर और फुटर होता है ना, वो सिर्फ वर्ड के अंदर आता है। तो हेडर और फुटर आपका स्लाइड में भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड है। अगर आपने इसमें अपनी हेडर के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है वो कर सकते हैं, अगर आपने फुटर में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। स्लाइड नंबर्स आपने ऐड करने हैं तो वो सारी चीज़ें, अगर आपने हैंड आउट्स और नोट है ये प्रिंटिंग के हवाले से, अगर आप वो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा रह गया, अभी हमें एक्सेल भी करना है, ठीक है जी। तो पूरी कोशिश है कि सारी चीज़ें करें। किसी के कोई सवालात हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, ठीक है। उसके बाद जो है आपके ये सारी फीचर सेम ही है। उसके बाद डिजाइनिंग है, बैकग्राउंड वगैरह है कि आप बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एम्प्टी स्लाइड लेके दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ली ही हुई है, ये एम्प्टी स्लाइड है, ठीक है जी। तो एम्प्टी स्लाइड लेके अगर आपने बैकग्राउंड में, वैसे तो मैंने कहा, लेकिन अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है तो ये आपके पास बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट सॉलिड डेंट पिक्चर टेक्सचर पैटर्न। तो अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो फर्ज करें कि ये पिक्चर है, मैंने ऑनलाइन इसको सर्च किया और मैंने MS ऑफिस का लोगो लगाना है, तो मैंने MS ऑफिस लोगो, ठीक है। लोगो हो गया, कोई भी पिक्चर हो गई, जैसे कि बच्चों ये वाला लोगो लगाना है, ठीक है, अपनी स्लाइड के ऊपर। तो मैंने इसको इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है, मैंने इसका साइज़ जो है वो इन्होंने उसको ये किया हुआ है, तो मैंने यहाँ से इसके साइज़ को नॉर्मल किया, क्योंकि मैं इसको 0 पे लेकर आऊँगी, तो मैंने खुद से 0 लिख दिया, एंटर किया। उसके बाद इसको भी ऑफ साइड किया क्योंकि ये सिमेट्री में होना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखें कि ये इतना ज़्यादा पीछे डार्क है कि इसको मेरी राइटिंग तो नहीं नज़र आएगी। तो हमेशा अगर आप बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो उसको आप थोड़ा सा लाइट कर ले, ठीक है। अब जो पिक्चर इंसर्ट है और जो बैकग्राउंड में पिक्चर है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। बैकग्राउंड में जो ट्रांजिशन एनिमेशन प्लीज़ बता दें जी, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो आप उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं अगर आपने कोई भी पिक्चर ऐड करनी है। पर हमेशा याद रखें कि अगर आपकी पिक्चर के शार्प कलर हैं तो उनको लाइट करें, क्योंकि आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल्फ एंगेजिंग प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांजिशन आगे जी, ट्रांजिशन आपके स्लाइड्स के ऊपर होते हैं और क्या कहते हैं एनिमेशन आपके वर्ड के ऊपर होते हैं, यानी कि आपके टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कि ये एक स्लाइड है, ये कैसे आएगी, इसके ये सारे ट्रांजिशन है। ये हमारे पास कुछ ट्रांजिशंस की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने जो भी ट्रांजिशन ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी।
ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एनिमेशन जो है वो वर्ड के ऊपर डाला जाता है, जैसे कि ये एक, तो अगर मैंने इसके ऊपर, इसके के अंदर कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका एंट्रेंस टेक्स्ट है, आपका एम्फसाइज टैग है, आपका एग्जिट टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपका किस तरह का टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मेरा एम्फसाइज टेक्स्ट है तो मैं उस टेक्स्ट के ऊपर, ये तीनों के ऊपर लग गया, ठीक है। अगर मेरा ये फर्ज करें कि ये है, मैंने इसके ऊपर वेवी बनाना है, ये देखें। और अगर ये मेरा एग्जिट टेक्स्ट है, ठीक है, तो अब आपने नेचर ऑफ टेक्स्ट आपके ऊपर है। मैं बार बार इस वजह से कहती हूँ कि आपने इसको जूम करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये है, बाउंस करना है इसको हमने, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। F5 से हो गया। ये देखें, ये जो है, जो स्लाइड के ऊपर आते हैं, ये ट्रांजिशन है, और ये जो आ रहा है, ये देखें, ये एनिमेशन है। ये देखें, ये ट्रांजिशन है, ठीक है जी। ये भी ट्रांजिशन है, और ये भी ट्रांजिशन है, और ये एनिमेशन है। ये देखें, जो वन, अब इन स्लाइड्स के ऊपर ना ट्रांजिशन है ना एनिमेशन है, तो ये नॉर्मली इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? मुनीब, मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश तो की है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको इसको ज्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ना है तो आप कोर्स में रजिस्टर करें, क्योंकि फिर मैं उसमें एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक चीज के ऊपर एक एक असाइनमेंट है, उसके ऊपर जो है सारी चीजें उसको थॉरली मैं पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश की, ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्लाइड शो बनाना है तो आप यहाँ से स्लाइड शो बना सकते हैं। रिव्यू इसका भी सेम है जैसे कि वर्ड का है, और ये व्यू टाइप है। अच्छा, अगर आपने जो है इसके अंदर हम ये भी पढ़ना सीखते हैं कि जैसे अगर आपने लेआउट्स बनाने, पावर पॉइंट के लेआउट, जैसे ये एक लेआउट बना हुआ है, तो ये लेआउट कैसे डेवलप होता है कि हमारे पास, अब आप यहाँ देखें कि यहाँ जो ये PNY का लोगो है ना, ये ऊपर नहीं है, ये अंदर है। मैं इसको छेड़ नहीं सकती, ये जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे लेआउट्स बनते हैं, तो मैं ये सारे लेआउट्स भी बनाना सिखाती हूँ कि आप कैसे लेआउट्स बना सकते हैं, कैसे आप एक एंगेजिंग प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आप सीख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आपका ये डिफरेंट तरह की स्केलिंग होती है, व्यू होता है। ये नॉर्मल व्यू है, ये आपका आउटलाइन व्यू है, ठीक है, कि हर स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये आपका ये ऑर्डर व्यू है, ये आपका नोट व्यू है, ठीक है। ये प्रिंट के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से आप अपना व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रीडिंग व्यू है, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये जैसे कि मेरा रीडिंग व्यू है, ठीक है। तो हमेशा प्रेजेंटेशन बनाते हुए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा प्रेजेंटेशन बनाने में, नंबर 1, आपका बैकग्राउंड का कलर कैसा है, उसके आगे आपका टेक्स्ट का कलर ऐसा, आपका फॉन्ट के स्टाइल और साइज सेम होने चाहिए। यूज करें स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट कम से कम यूज करें, थ्रू पिक्चर्स और चीजों के जो है आप बताएं, अपनी चीज को डिफाइन करें। जितनी ज्यादा पिक्चर्स होंगी, ग्राफिक्स होंगे, उनको यूज करें। अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्लाइड पड़ी हो, मुझे ढूंढने दें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, मैंने एक स्लाइड बनाई थी एंगर मैनेजमेंट की, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बना के दी थी। मैंने एक अपने क्लाइंट को बना के दी थी, ठीक है। तो ये सिंपल एक पिक्चर यूज की हुई है, ये टॉपिक सिंगल लाइन के लिहाज से, ये उनका जो है वो टेक्स्ट था, तो ये हमने टेक्स्ट ऐड किया था, ठीक है। फिर ये देखें टेक्स्ट आ गया। उनको क्योंकि एनिमेशंस और वो पसंद नहीं थी, तो हमने एनिमेशंस वगैरह ऐड नहीं की थी इतनी, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, ये उनकी थी। ये देखें, सिंपल बुलेट में एक एक लाइन, पैराग्राफ है ही नहीं। फिर ये देखें, ये मैंने स्मार्ट आर्ट यूज किया था कि एंगर की क्या है। फिर ये देखें, पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है, जरा सा टेक्स्ट पिक्चर, ये थोड़ी सी जो थी वो सेइंग थी, कोटेशंस थी, वो लिखी मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कलर डाल के, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये मैंने किया व्हाट इज ट्रिगर एंगर, ये मैंने एक स्मार्ट आर्ट बनाया कि कॉमन ट्रिगर्स ऑफ एंगर क्या हो सकते हैं, ठीक है। रूट कॉज ऑफ एंगर क्या होता है, ये भी मैंने स्मार्ट आर्ट यूज किया। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, ये जो है उनके छोटी सी बुलेट्स में, आप देखिए कितना मिनिमल टेक्स्ट, और ये कितना अच्छा लग रहा है कि इससे आंखों को चुभ नहीं रहा। ये देखें, नॉर्मल सी है कॉजेज ऑफ एंगर, ये देखें, ये भी मैंने स्मार्ट आर्ट लगाया है। ये देखें, ये भी स्मार्ट आर्ट है।
ये पिक्चर के साथ है, बुलेट्स हैं सिंपल, ये पिक्चर के साथ बुलेट्स, पिक्चर, ये देखें, डोंट होल्ड टू रिसेंटमेंट, फॉरगिव फॉरगेट, माय सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये देखें, थिंक दैट आई माय आर्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये देखें, तो ये इस तरीके से देखें, ये मैंने एग्जांपल, क्योंकि अभी मैं आपको स्लाइड्स नहीं बना के दिखा सकती, वैसे मैंने बनाई हुई, तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। स्लाइड्स के हवाले से अगर किसी के कोई सवालात हैं तो प्लीज मुझसे पूछ लें, ताकि जो है मैं फिर आगे एक्सेल की तरफ बढ़ूं। ठीक है मैम, स्लाइड्स बनाकर किस फॉर्मेट में सेव करनी चाहिए? जी, स्लाइड्स बनाकर आपको फॉर्मेट में सेव तो करनी चाहिए जो उसका पीपीटी का फॉर्मेट है। हाँ, आपको अगर किसी को वर्क कर लिया और आपको अगर किसी को भेजनी है तो किस में भेजनी है, तो वो आपको पीडीएफ में भेजनी है। ठीक है, तो हमेशा आपने, अगर आपकी फाइनल वर्जन है शॉर्टकट के स्लाइड व्यू, शॉर्टकट की स्लाइड व्यू की क्या होगी? सॉरी, ये मेरे जहन में भी नहीं आ रही, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, मेरे जहन में नहीं आ रही कि शॉर्टकट। देखें जी, इसको अगर आपने किसी को भेजना है तो फिर उसको भेजने के लिए जो है आप क्या कहते हैं, अगर आपने जो है उसको भेजना है, इजीली भेजना है, तो आपने उसको पीडीएफ में भेज दें, क्योंकि एडिटिंग पीडीएफ में आपकी एडिटिंग नहीं हो सकती। तो हमेशा अगर आपने किसी को अपनी फाइनल कॉपी भेजना है, ये की नोट है सारे के लिए, वर्ड के लिए, पावर पॉइंट के लिए भी, अगर आपने अपनी सीवीज भेजनी है, आपने अपनी फाइनल रिपोर्ट भेजनी है, इंस्ट्रक्टर को भेजनी है, फाइनल कॉपी किसी को भेजनी है, तो प्लीज उसको पीडीएफ में भेजें, क्योंकि पीडीएफ में आपकी फॉर्मेटिंग ठीक रहती है, वो एडिटेबल नहीं होता है, तो वो सेफ रहता है। ठीक है, तो प्लीज हमेशा भेजते हुए इन चीजों का ध्यान रखें। पीडीएफ में अगर आपने किसी को भेजनी है तो पीडीएफ में, हाँ, अगर आपके ग्रुप काम कर रहे हैं तो तब आप उसको सेम फॉर्मेट में भेजें। अच्छा, कई दफा ये होता है, ये वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों के लिए, कि हमारे पास वर्जन पुराना होता है। ठीक है जी, जी महरीन, आप बताएं जी, क्या सवाल है आपका? मैम ये आपने भी कहना कि अगर किसी को पीडीएफ में भेजे तो एडिटेबल नहीं है, लेकिन अब तो इतना वो आ चुके हैं सॉफ्टवेयर, तो इजीली वो कन्वर्ट हो जाता है वर्ड में। देखिए, कन्वर्ट तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है, करने को तो गलत हर चीज हो जाती है ना, लेकिन आपने तो अपने एंड से सिक्योर करनी है ना, आपकी फॉर्मेटिंग तो नहीं खराब हो रही। देखिए, नहीं तो हमने तो उसमें सही भेजनी है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेंड किया, लेकिन उसमें एडिटिंग तो हो सकती है अगर करना देखिए, चाहें तो। अगर उसके पास अगर पीडीएफ एडिटर है तभी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसको पीडीएफ भेजी है और अगर वो पावर पॉइंट में उस पीडीएफ को खोल रहा है तो तब एडिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को देखें, एडिटिंग हर किसी ने एडिटिंग नहीं करनी होती है, वो तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, ठीक है, आपकी कंपनी में आपके बॉस ने कहा कि प्रेजेंटेशन बना के, अगर उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को आगे फॉरवर्ड करना है और उसको प्रेजेंट नहीं करना है तो आप उसको पीडीएफ में भेज सकते हैं, अगर उन्होंने मेल करनी है। अगर उन्होंने प्रेजेंट करना है तो फिर आप उसको पीपीटीज में भेजेंगे। पीपीटीज में आप क्यों भेजेंगे उसको? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर आपके एनिमेशन और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन दिखेंगे। जब आप पीडीएफ में करते हैं तो आपके ट्रांजिशन और एनिमेशन नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अगर सेव करना है तो ये आप पीडीएफ को यहाँ से जाके एक्सपोर्ट में से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक मिनिमल सी वीडियो बनानी है वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने, मैं कह रही थी कि दूसरे वर्जन में कई दफा होता है कि मैंने जैसे कहा कि 13, 16 या उससे ऑनवर्ड्स आपके पास कोई भी वर्जन है तो दैट वाज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो फिर कैसे करें? तो अगर न्यू वर्जन, पुराना वर्जन जो है, पुराना वर्जन की फाइल न्यू वर्जन में तो खुल सकते हैं, लेकिन न्यू वर्जन की फाइल पुराने वर्जन में नहीं खुल सकती, तो उसके लिए आपको उसका कंपैटिबिलिटी व्यू करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास ये देखें, यहाँ पर आपके पास व्यू है। अगर आप 97 और 2003 का भेज रहे हैं तो, या अगर आप ये डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं तो आप ये फॉर्मेट देख लें कि आपने किस में भेजना है, तो उसके अंदर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है ये आपको बता देगा कि स्लाइड विल नो लॉन्गर बी ग्रुप्ड इनटू द सेक्शन, क्योंकि ये तब अवेलेबल नहीं था, एंड ट्रांजिशन इफेक्ट विल नॉट बी यूजेबल व्हेन यूजिंग द अर्लियर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा अगर आपने वर्जन चेंज करना है, और ये देखें ऊपर कंपैटिबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने हमेशा अगर
अच्छा F5 आप कह रही हैं, स्लाइड व्यू का क्या होगा? अच्छा वो रीडिंग व्यू का F5 है। नहीं, फिर पावर पॉइंट में देखिए मुनीब, अगर आपने पीडीएफ में सेंड किया तो पावर पॉइंट में प्ले नहीं होगी। मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूँ कि देखें, अगर आपने अगर प्रेजेंट करने तो तब आपने पीडीएफ में नहीं भेजनी है, ठीक है। जैसे अगर आपने वैसे सिर्फ उसको रीडिंग के लिए भेजना है, जैसे मैं कहती हूँ कि एक स्लाइड बनाया और मुझे सिर्फ आप उसको स्लाइड में अपना कंटेंट भेज दें, तो वो आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको वैसे प्रेजेंट करना है तो आपने पावर पॉइंट की स्लाइड को पावर पॉइंट के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आ सकता है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं एक्सेल की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा एक्सेल है, और इस कोर्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा 1 मंथ भी हम एक्सेल को ही दे रहे होते हैं। तो जी एक्सेल का कलर हमारा ग्रीन है, और एक्सेल के अंदर हमारी सारी नंबरिंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है। तो एक्सेल को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। प्रिंट फॉर जस्ट रिव्यू, नहीं ये देखें, ये तो अपने ऊपर बात है, रिव्यू के लिए ना, ठीक है। तो जी आपका जो है एक्सेल ओपन हो गया है। एक्सेल भी सेम इसी तरीके से ओपन होता है, इसके अंदर भी कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको नहीं है, ये ब्लैंक शीट जो है ये ब्लैंक स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल जो है वो कंसिस्ट करती है हमारी ग्रिड लाइंस के ऊपर, जो कि कॉम्बिनेशन होती है रो वर्सेस कॉलम का, ठीक है। जो हमारे पास एबीसी के अंदर लिखा हुआ है ये हमारे सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये वर्टिकल है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 2 3 है वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे लिए हमारी रोज रोज है। है। जी जी रोज है, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम मिलके क्या बनाती हैं, सेल, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम कंसिस्ट करते हैं। अब एक्सेल का पर्पस क्या है, तो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो एक्सेल के ऊपर हो रही होती है। मिनिमल तो आप उस पर भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप जो है एक्सेल के ऊपर सारी कैलकुलेशन हो रही होती हैं, या आपके अटेंडेंस है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, डेटाबेस मैनेजमेंट है कि अगर आप किसी कंपनी के मैंने एम्प्लॉयज़ का डाटा अगर रखना है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं एक बेसिक सा एचआर का बंदा हूँ जिसको सिस्टम से कुछ नहीं आता, तो वो एक्सेल के ऊपर सब कुछ कर सकता है। एक्सेल बस इंटीग्रेट नहीं हो सकता, वरना एक्सेल के अंदर बहुत अच्छा एक्सेल इन डेप्थ बहुत है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास इंसर्ट टैब, होम टैब बिल्कुल सेम होता है, पेज लेआउट। इसका जो मेन हमारा है वो हमारा है फॉर्मूला टैब एंड डाटा टैब। फॉर्मूला एंड डाटा टैब इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ एक्सेल, ठीक है। उसके बाद आपका रिव्यू टैब भी वही है, व्यू टैब भी वही है, पिवटल पावर भी वही है। ये केपीआई आपका थोड़ा चला जाता है एडवांस की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो होम टैब है, ठीक है जी, होम टैब के अंदर हमने आपको कहा कि रो एंड वर्सेस कॉलम है। तो ये जो आपकी ग्रिड लाइन है ना, अगर आप इसको लिखते हैं, ये सिर्फ हमारी उसके लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, मार्क्स, ठीक है जी। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें, जैसे ये 1 2 3 जैसे आपके पास आ गया, और जैसे ये मैं अभी ए बी एन सी, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी ना, तो ये मुझे सारी ब्लैक लाइंस, ये मुझे ब्लैंक पेज नजर आएगा, ठीक है। तो ये कर लिया मैंने, और अगर मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ठीक है, तो ये देखें ये मुझे ब्लैंक पेज नजर आएगा, ठीक है। एक्सेल के अंदर सबसे ट्रिकी जो होता है वो प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो आपने कभी भी एक्सेल बनाना है तो इसके अंदर भी आपकी जो है उसी तरीके से टाइप होता है, आपके बॉर्डर्स लगते हैं। अगर आपके बॉर्डर्स लगेंगे तो फिर अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो ये आपको इजीली, अब ये देखें अभी आपको बॉक्स की तरह नजर आ रहा है। तो ये जो ग्रिड्स हैं ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए हैं, इसका जो है ये हमारे प्रिंट में नहीं आते। प्रिंट के लिए आपको आपकी टेबल फॉर्मेटिंग और ये सब चीजें खुद से करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी स्पेसिंग है, आपका मर्जर है, टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये कुछ आ जाते हैं नंबर किस तरह के होते हैं। अगर आपने नॉर्मली कोई भी चीज लिखना है तो वो हमारे जर्नल आते हैं, नॉट स्पेसिफिक फॉर्मेट के, वो टेक्स्ट है या वो नंबर है। अगर आपका नंबर है, अगर आपकी करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट्स हैं, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, टेक्स्ट है, ठीक है। अब आप एक बात याद रखेंगे, अगर आप कभी भी करेंसी लिख रहे हैं तो आपको करेंसी लिखना लाजमी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैन, मार्च, फेब, और हम यहाँ पर थोड़े से कैटेगरीज बना लेते हैं एक्सपेंसेस की, जैसे कि फ्यूल एक्सपेंस, ठीक है।
फिर हम आ जाते हैं एंटरटेनमेंट, और हम यहाँ पर आ जाते हैं मेडिकल। ठीक है, ये हमने जरा कैटेगरी बना ली। और अब यहाँ पर मैंने अपने एक्सपेंस, आपको पता है एक्सपेंस हमेशा पैसों में ही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने ये लिखा, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब ये आपको समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसके ऊपर जो है कौन सा वाला फॉर्मेट ज्यादा है, इस तरीके से आप यहाँ जाते हैं और इधर अगर आपकी जो भी करेंसी है आप वो करेंसी लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल आ जाता है, आपको पता है अगर पॉइंट पे, तो अगर आपने डेसिमल नहीं करना। अब देखें, अब ये ज्यादा प्रेजेंटेबल आपके लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब ये देखें, ये आपके लिए ज्यादा प्रेजेंटेबल हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको इजीली नजर आ रहा है पीकेआर करेंसी के ऊपर। तो ये हमेशा बात रखें कि जब भी आपने करेंसी लिखनी है तो करेंसी के साथ उसकी, जब भी आपने नंबर्स लिखने हैं तो उसके साथ आपने करेंसी भी मेंशन करनी है। ठीक है, तो करेंसी मेंशन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों एक्सेल अच्छा है? क्योंकि एक्सेल के अंदर हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये टेबल की फॉर्मेटिंग, अगर आपने अपने टेबल को फॉर्मेट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमें ग्रिड्स लाइन दिख रही है ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है, वरना ये ब्लैक पेपर कंसिडर होता है। ठीक है, तो अगर आपने अपने टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने लाइन इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सॉर्ट करना है तो ये भी सारा फीचर वैसे ही अवेलेबल है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का भी सारा ऑप्शन हमारे पास वैसे ही अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने इंसर्ट टैब में जाना है तो इंसर्ट टैब के अंदर आपके टेबल्स, पोविटल टेबल्स भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ठीक है, ये सारे अवेलेबल है। एक्सेल के अंदर एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके डाटा पे किस तरह का चार्ट लगना है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया और मुझे नहीं पता, तो मैं रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर जाऊंगी तो वो मुझे खुद से रिकमेंड कर देगा कि इस पे कौन कौन सा चार्ट आप लगा सकते हो। तो ये कितना ईजी है कि आपका सरदर्द ही खत्म हो गया कि आप ये देखें कि मैं जो है मुनीब देखे, मैंने अपना लेक्चर थोड़ा उस तरीके से तैयार किया, अगर बस टाइम हो तो मैं आपको कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकमेंडेशन भी आ जाती है कि आपने किस तरह का चार्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास व्यू चार्ट है, स्लाइसर्स हैं, हाइपर लिंक है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी है, हेडर फुटर हमारा एक्सेल में भी लगता है, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आता लेकिन वो आपके प्रिंट्स में नजर आता है। तो हेडर फुटर आपके हर जगह पे लग रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पेज लेआउट्स हैं कि किस तरह का पेज लेआउट होगा, मार्जिन होगा, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा, इसकी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है। अगर आपने एक गलत प्रिंट कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी स्प्रेडशीट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि आप किस तरीके से जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एक, ये पूरी जो होती है ना हमारी एक्सेल की, ये हमारी वर्कबुक होती है और इसके अंदर ये जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ये डिफरेंट स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, तो हम एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल स्प्रेडशीट मतलब शीट्स बना सकते हैं। वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर हमारी ये अवेलेबल नहीं होता। वर्ड एंड पावर के अंदर होता है कि हमने अगर रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट के अंदर अगर हमारा वो स्पेसिफिक कंटेंट है तो हम उस स्पेसिफिक कंटेंट की ही रिपोर्ट बनाएंगे या स्लाइड बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा एक्सेल है, यहाँ पे मैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, तो मैं सबकी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट शीट में पर एक ही वर्कबुक के अंदर जो है सारी चीजें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारा हमारा व्यू हो गया। अब हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं कि हम, क्योंकि बस टाइम कम रह गया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये देखें, कॉमन कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन जो है हमारे पास ऑटो सम के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर ये 5 मेनली कॉमन फंक्शन, जिसमें हमारा सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम है। इसके अलावा और भी हमारे पास फंक्शंस हैं। ठीक है, जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैं सारी चीजें पढ़ाती हूँ, उसके अंदर मेरा एक्सटेंसिवली फोकस जो होता है वो एक्सेल पर ही होता है, क्योंकि एक्सेल बैकबोन है। आपको अगर एक्सेल अच्छा आ गया तो आप 90% जो है एंगेज कर जाते हैं, अपने काम को इजीली करना सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको पता होगा कि जब आप मैथ्स के अंदर काम करते थे तो आपको ऑपरेटर चाहिए, तो ऑपरेटर हमेशा यहाँ पर इज इक्वल्स टू, जब तक आप इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं दिखा देती हूँ, अगर मैं ये करती हूँ ये, तो ये मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बार है। ठीक है, तो ये जो है मैंने अगर देखें +56, ठीक है, यहाँ पे मुझे 34 नजर आ रहा है और मेरे फॉर्मूला बार में मुझे इनपुट नजर आ रही है। मुझे वैसे आउटपुट नजर आती है लेकिन फॉर्मूला बार में मुझे उसके इनपुट नजर आ रही होती है। ठीक है जी, उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने तरीके हैं जमा माइनस करने के। ठीक है, एक ये कि इज इक्वल्स टू लगाया और मैंने लिखा सेल
का एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो रोज एंड कॉलम कंबाइन होके एक सेल बनाते हैं, तो हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है, जैसे C10, तो C10 हमारा सेल एड्रेस की होता है। तो हमें सेल एड्रेस ऐड करने होते हैं। ये देखिए मैंने ऐड किया सेल एड्रेस, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं अपने हाथ से लिखूं 46 प्लस 65 प्लस 67, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप फॉर्मूला लगाएं सम का और नंबर सेलेक्ट कर लें और रेंज सेलेक्ट कर लें और उसको एंटर कर दें, ठीक है जी। अब इसमें से कौन सा जो है वो ठीक है और कौन सा वो गलत है। अगर मैं अपने डाटा के अंदर चेंज करती हूँ, जैसे कि मैंने इसको ये किया, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सेल नंबर था और सेल नेम था और जो मेरा सेल रेंज था उसमें तो चेंज होगी, लेकिन जो मैंने मैनुअली अपने हाथ से लिखा था उसमें चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका हमें फायदा नहीं होता। जब आप एक्सेल के ऊपर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कर रहे होते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों को समझना, ठीक है। तो अगर हमने सम का फंक्शन रन करना है, अब मेरे पास जब बहुत ज्यादा है तो मैं अब सेल नेम जो है बार बार भी सेलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा होता है कि आप रेंज सेलेक्ट कर लिया। मैंने जैसे सम का फंक्शन रन करना है तो देखिए इन्होंने मुझे रेंज सेलेक्ट कर दी, तो मेरा टाइम जस्ट वन सिंपल क्लिक और मेरा काम हो गया, ठीक है। एक मिनट रुके, वो मेरे से प्रेस हो गया है, ठीक है। तो मैंने ये ऑटो सम पे क्लिक किया और ये ये लें जी, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से हो गया। अब हमेशा से आपको मैंने बताया कि टोटल अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो ये जाके थिक बॉर्डर लगाया, थोड़ा सा इसका ये किया, तो अब ये देखें ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको पता होगा ये हमने सम का किया। अब हमारे पास थोड़े से एवरेज फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये कॉमनली यूज होने वाले फंक्शन है, सम हो गया, एवरेज हो गया। अब इसकी फंक्शनैलिटीज वगैरह तो आपको अच्छे से पता होंगे। अगर आपने एवरेज देखनी है तो आपने सिंपल एवरेज पे जाना है और इसने सारी एवरेज और इसने एवरेज निकाल लेनी है। अगर ठीक है, अगर आपका सेम रो है और उसका सेम फॉर्मूला लग रहा है वो आपने ऐड करना है तो आप उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मूला जो है वो विद रेफरेंस टू द, ये देखें इसके अंदर ये यूज हो रहा है, इसके उसने सिर्फ फॉर्मूला कॉपी किया, उसने वैल्यू कॉपीज नहीं की। तो एक्सेल के अंदर हमारे में ये भी फायदा होता है कि अगर हमारा सेम फॉर्मूला यूज होना है फॉर्मूला, तो वो आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके सारे सेल में कॉपी हो जाएगा और वो वैल्यूज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज फंक्शन है, ये आपका सम फंक्शन है। अब कई दफा होता है हमारे पास अगर आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो ये आपने किया, इसके अंदर आपकी जो कि मिनिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर हम इस रो में से मिनिमम देखना चाह रहे हैं तो हमें ये मिनिमम वैल्यू नजर आ जाएगी। सॉरी, मैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू कर देती हूँ, ठीक है। अब कई दफा होता है कि हमारे पास जो है ना काउंट फंक्शन होता है कि हमने करना है कि हमारे टोटल काउंट कितने, ठीक है। मैं अगर ये गिनना चाहती हूँ कि इस क्लास में टोटल बच्चे कितने, तो ना मुझे सम की जरूरत है ना मुझे एवरेज की जरूरत है, मुझे काउंट की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैंने काउंट करना है तो मैंने यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। और अगर मैं इनको काउंट करना चाहती हूँ और मैंने इस पे ये देख लें जी, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि किस सेल में कितने काउंट है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है एक्सेल के जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सेल के अंदर अब एक बहुत अच्छा फीचर आ गया जिसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, जो कि हमारे एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपने कोई भी चीज़ को एनालिसिस करना है तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है, ठीक है। आपने इसको यूं करके ऐड किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और अगर आपने वहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू अगर मैंने लगानी है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि 600 से ज़्यादा की हो, ठीक है, और उसको आपने येलो कलर से मुझे बता देना है, ठीक है। तो वो मुझे हाईलाइट करके बता देंगे कि उसकी क्या वैल्यू है। ये इंग्लिश इस वजह से करें क्योंकि इंग्लिश को टैप नहीं करते अगर मैं, तो इस तरीके से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। तो कभी भी आपने अगर कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो उससे पहले आपको फॉर्मूला से पहले अपने डाटा को अरेंज करना है। एक्सेल के अंदर जो हमें सबसे चीज़ें फायदेमंद देती हैं वो आपके पास जो है आपके फॉर्मूला टैब होता है। हम थोड़ा फॉर्मूला टैब को देखें क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रह गए, ठीक है। तो फॉर्मूला टैब के अंदर किस किस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं
तो जी सबसे पहले तो ये ऑटो सम के फॉर्मूला से ये मैंने कुछ बताए। फाइनेंशियल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि फाइनेंस लोग होते हैं, वो कर सकते हैं। फिर लॉजिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि लॉजिकल, जैसे कि इफ एनालिसिस, इफ एंड और, ये अगर आप मेरे कोर्स में रजिस्टर होंगे तो मैं इनमें से काफ़ी कुछ कंप्लीट कराती हूँ। टेक्स्ट हो गया, अगर आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, ट्रिम करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट वगैरह कैसे लगाने हैं, वी लुकअप है, एज लुकअप है, ये मैं पढ़ाती हूँ। इसके अलावा भी और भी होते हैं। फिर आपके मैथ्स एंड टिग्नोमेट्रीज होते हैं, जो मैथमेटिशियन होते हैं। इसके अलावा और भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे स्टैटिस्टिकल हो गए, एवरेज हो गए, सम हो गए, टी टेस्ट हो गए, कोरिलेशन हो गए, वो सारे टेस्ट कैसे लगते हैं। इंजीनियरिंग वाले हो गए, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी, ये हो गया, ठीक है। आप कैसे जो है अपने बॉक्सेस बना सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। डाटा के अंदर आपका आता है कि अगर आपने किसी और सोर्स से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल में, वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने सॉर्ट लगाना है, वो आप कैसे लगा सकते हैं। एक्सेल के अंदर हमारे पास एक होता है कि अगर आपने फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है, तो अगर आपने फिल्टर लगाने हैं तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर कोई आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि ये अगर मैं देखना चाहती हूँ तो उसने मुझे इजीली सर्च कर दिया है, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं और आप उसको कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, हर टैब पढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसके अंदर हम कंप्लीट चीज़ों को लेके चलते हैं। एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है और उसके अंदर हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये आज की हमारी छोटी सी वर्कशॉप थी जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। टाइम का कंस्ट्रेंट था, इस वजह से मैं नहीं बता सकी। मैं उन्हें कहूँगी कि अगली बार मुझे सिर्फ एक सेशन है जिसमें सिर्फ मैं एक्सेल ही बताऊँ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी, मैं तो इस कोर्स के अंदर एक्सेल को सबसे ज़्यादा, मैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि एक्सेल के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितना ठीक है। जी ये एक्सेल है, मैं 2016 में ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि 19 में इतना कोई चेंज नहीं है। मैं आपको चैप्टर्स दिखा देती हूँ थोड़े से, ठीक है। तो ये इसमें ओवरव्यू है, वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ऑफिस बैकस्टेज व्यू है, बेसिक फॉर्मूला है, यूजिंग फंक्शन है, फॉर्मेटिंग सेल एंड रेंजेस है, फॉर्मेटिंग वर्कशीट है, मैनेजिंग वर्कशीट है, वर्किंग विद द डाटा एंड मैक्रोज है, यूजिंग एडवांस फॉर्मूला है, सम लेवल तक। हाँ, जहाँ फाइनेंशियल मॉडलिंग और जहाँ पर हार्डकोर एनालिसिस आ जाते हैं वो नहीं हम कराते क्योंकि वो हमारा कोर्स एडवांस एक्सेल एंड क्विक बुक है, वो उसका पार्ट है। उसके बाद आपका सिक्योरिंग एंड शेयरिंग अ वर्कबुक है, क्रिएटिंग चार्ट है, एडिंग पिक्चर एंड शेप टू अ वर्कबुक है। तो ये जो है डीप डाउन जो है इसको 1 मंथ में देती हूँ और मैं इसको साथ साथ पढ़ा रही होती हूँ। तो ये जो थी मेरी थी, आई होप कि आपको आज की वर्कशॉप अच्छी लगी होगी। जाते जाते जी अपना ख्याल रखिएगा, कोविड के बहुत बढ़ता जा रहा है, SOPs का ख्याल रखिएगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं 28 मार्च संडे को जो है हमारी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे जौहर टाउन कैंपस में क्लास है। आप आ सकते हैं, फिजिकल भी अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपकी PNY की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप जो है कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आप मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। आई होप कि इसने जो है आपको, आई होप कि ये वर्कशॉप आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। एड्रेस रिपीट कर दें जी, जौहर टाउन। जी मैं लोकेशन नहीं सेंड कर सकती, आपको मैं नंबर बता सकती हूँ 030411117774, ठीक है। और वेबसाइट जो है जी pnytrainings.com। तो आप जा सकते हैं PNY के फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। आई होप कि आप इस कोर्स को रजिस्टर करेंगे। आई डोंट नो अबाउट द फीस एंड एवरीथिंग। आप जो है जी इसको कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास कल का दिन अवेलेबल है, संडे से हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके जी, थैंक यू बाबर। आपको किसने रेफर किया है? आपको मेरे से पढ़ने से रेफर किया है या आपको वैसे ऑफिस मैनेजमेंट PNY से पढ़ने के लिए रेफर किया है? कुछ सवालों को मैं जवाब नहीं दे सकी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इन डेप्थ जो है वो सारा मैं एक एक चीज पढ़ाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप इस कोर्स को पढ़ें क्योंकि ये सारी जिंदगी आपका कोर्स इस्तेमाल होना है। तो इसको सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। असाइनमेंट्स, क्विजेस, पेपर में सारी चीज़ें लेती हूँ। आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से भी। मेरी कोशिश ये होती है कि
हर लिहाज से जो अच्छे से रखा जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।